चलिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या करना है आज? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करना है? आवाज आ रही है आपको? चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हम अपना सैटरडे और संडे वाली क्लास में कवर करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस ये सब चलेगा सैटरडे संडे वाली क्लास में। एमसीक्यू हाँ, मतलब जो पेंडिंग पार्ट रह जाएगा वो सैटरडे संडे वाली क्लास में कवर करेंगे। लो जी, कल से हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग चालू करेंगे हम, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज लास्ट क्लास इसमें है, बाकी संडे संडे वाली क्लास में देखा करेंगे। और फिर कल से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, डबल डबल क्लास करके जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएंगे। आज की क्लास में मुझे आपको 3-4 चीजें सिखानी है। पहला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्या होता है। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्या होता है। ओपनिंग वाले को हम ऐड क्यों करते हैं, क्लोजिंग वाले को माइनस क्यों करते हैं। तीसरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या होता है। और चौथा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या होता है। और 2 क्वेश्चन कराने हैं, 2 क्वेश्चन कराने हैं जो पेंडिंग है हमारी क्लास के। बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये ऐड क्यों होता है और ये माइनस क्यों होता है, यही पार्ट रह गया है कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं रहा, यही रह गया। और पहले वाले चैप्टर की कुछ थ्योरी रह गई है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ना ही भी करोगे थ्योरी तो चलेगा, बाकी मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आ जाइए, फिर आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। मान लो दोस्तों, यहां मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 को। यहां मेरा एक नया साल चालू होता है 1 अप्रैल 2022 को। ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 में। और यहां होगा 1 अप्रैल 2023 में नया साल चालू। और ये खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। फिर 1 अप्रैल 2024 को नया साल। फिर 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। जब साल शुरू होता है इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहते हैं। जब साल शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसको एंड ऑफ द ईयर कहेंगे। और जो साल के दौरान होता है उसको ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द ईयर।
साल का पहला दिन बिगिनिंग, साल का आखिरी दिन एंड, और जो पूरे साल में चल रहा होता है उसको ड्यूरिंग ऑफ द ईयर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए एक बात मुझे बताओ, फैक्ट्री के अंदर वर्कर आते हैं 1 तारीख को, 1 तारीख को यहां पर फैक्ट्री के अंदर वर्कर आते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, और आज साल का आखिरी दिन है। मान लो कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 दिन लगते हैं। 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। और वर्कर 1 दिन में प्रोडक्शन के अंदर 10 यूनिट डालता है, 10 नहीं मान लो 1000 यूनिट डालता है। तो लगभग मान लो कि अगर 1 अप्रैल को 1000 यूनिट प्रोडक्शन में डाली तो वो 2 अप्रैल की शाम के एंड पे खत्म होगी। मतलब अगर मैं आज 1000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए डालता हूं तो वो फिनिश गुड कब बनेगा? वो फिनिश गुड बनेगा 2 अप्रैल की शाम तक, तब वो फिनिश गुड बनेगा। मतलब आज अगर आप 1 यूनिट प्रोडक्शन के अंदर डालोगे तो वो 1 दिन बाद जाकर कंप्लीट होगी, उसमें टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। तो ये इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। भाई पूरे साल काम करा, पूरे साल काम करा, पूरे साल फिनिश गुड बनेगी, सिंपल सी बात है। 1 अप्रैल को डालूंगा, 2 अप्रैल को फिनिश गुड बन जाएगा वो, फिर डालूंगा फिर फिनिश गुड बन जाएगा, फिर डालूंगा फिर गुड, ऐसे चलता चलेगा। और ऐसा होगा कि जब साल की एंड में बात करूंगा तो मान लो 31 तारीख को जो 1000 यूनिट डाली होगी, अब 1000 यूनिट सुबह आकर 31 तारीख को डाली, अब इसको फिनिश गुड यहां सुबह एक रॉ मटेरियल डाला, मॉर्निंग में रॉ मटेरियल डाला, पूरे दिन इस पे काम किया, और 31 मार्च को घर जाते टाइम ये यूनिट अभी बनी नहीं है, अभी आधी बनी है और आधी रह गई है। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि 1000 यूनिट अगर हम आज डालेंगे तो इसको कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं। मतलब आज का दिन और कल का दिन पूरा, कल शाम को पूरी कंप्लीट होगी। मतलब अगर 31 तारीख को अगर मैं कोई यूनिट डाल रहा हूं, 1000 यूनिट अगर मैंने 31 तारीख को डाला तो ये फिनिश गुड कब बनेगी? 1 अप्रैल 2023 की एंड ऑफ द डे में, उस दिन के एंड में ये फिनिश गुड बनेगी। मतलब आज डालूंगा 31 तारीख को, कल जाकर, मतलब आज 31 तारीख है, वर्कर आए सुबह सुबह, आज 31 तारीख है, सुबह सुबह वर्कर आते हैं, प्रोडक्शन में 1000 यूनिट डालते हैं, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 1000 यूनिट डालते हैं और वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने लग जाते हैं। 31 तारीख की रात को शाम को 6 बजे वर्कर जा रहे होते हैं घर, तो वर्कर का ऑनर कहता है कि आज साल खत्म होने वाला है, कल से नया साल चालू होगा। अब वर्कर को क्या पता आज नया साल कल से, ये तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पता होता है, ये जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है ना। वर्कर को थोड़ा मतलब है, उनके लिए तो हर दिन एक जैसा ही है, उनके लिए तो हर दिन एक जैसा ही है भैया। वर्कर आएगा सुबह सुबह, उनको पता है अगली सुबह फिर से ये करना है, वो काम करेंगे जो पिछले कल रात को काम छूट गया था पेंडिंग, पहले उसको करेंगे फिर नया करेंगे। वर्कर का तो माइंड में यही सेट है, सालों सालों वैसे ही करते रहेंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि 31 मार्च की रात को खत्म होगा तो 1 अप्रैल को नया साल चालू हो जाएगा। प्रोडक्शन करने वाले वर्कर को कुछ नहीं पता भैया, उनको एक चीज पता है, कल का काम जो पेंडिंग है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, तब जाकर नई यूनिट बनाना चालू करेंगे। तो 31 तारीख को जो यूनिट, सुनो मेरी बात, 31 तारीख को जो यूनिट मैंने वर्करों ने डाली होगी रात के 31 मार्च को ही 6 बजे, शाम के 6 बजे जब वर्कर जा रहे होंगे, तो क्या ये यूनिट कंप्लीट हो गई होगी? नहीं होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं ये यूनिट, इसमें यूनिट को बनाने में आधा प्रोसेस हो चुका, आधा रह गया, कुछ प्रोसेस हो गया कुछ रह गया। इसका मतलब अभी ये यूनिट पूरा प्रोसेस होने में पेंडिंग है, अभी इसको उस पर और काम करना बाकी है। तो साल के एंड में 1000 यूनिट मैं ये कहूंगा ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ये होता है दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस, कि मान लो साल के एंड में आपने कुछ यूनिट डाली पर वो उस दिन नहीं बनी, तो
तो वो अगले साल बनेगी। वर्कर के लिए तो अगला दिन है, पर एज एन अकाउंटिंग, एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो ये अगला साल है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया अकाउंटिंग में ये शो करेंगे कि साल के एंड में हमारी 1000 रुपए यूनिट अनवर्क इन प्रोग्रेस रही थी, अगले साल आके इसको पहले वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जब साल के एंड में कुछ यूनिट बच जाती है जो पूरी कंप्लीट नहीं होती, उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। समझ में आया? मतलब 31 तारीख को, 31 मार्च को 2023 में 31 मार्च को 1000 यूनिट अभी पेंडिंग थी। 1000 यूनिट डाली काम करने के लिए, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी इसमें काम होना बाकी है। तो साल के एंड में जो यूनिट आपने डाली वो उस दिन कंप्लीट नहीं हुई, वो अगले दिन जाके कंप्लीट होगी। तो इस साल के एंड में हम इसको बोल देते हैं क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी बकाया है, कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी बकाया है, वो बने ही नहीं। और दोस्तों जो स्टॉक बने ही नहीं तो वो बिकेंगे नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ भाई? मैंने अभी यूनिट को बनाया नहीं है, और जब ये यूनिट बनी ही नहीं तो बिकी कहां से होगी भाई? मुझे बताओ ये यूनिट किस साल बिकेगी? बताओ ये यूनिट किस साल बिकेगी? सर अगले साल बिकेगी, अगले साल। मतलब एक दिन में हमारा साल चेंज जाता है? यस हो जाता है। 2023 में 1 अप्रैल को जाकर ये यूनिट कंप्लीट होगी। पहले तो ये क्लोजिंग WIP इस दिन आकर क्या बनेगा? पहले तो ओपनिंग WIP, क्योंकि वर्कर क्या करेंगे, वर्कर जब 1 अप्रैल को आएंगे और फैक्ट्री के अंदर वो पहले वो काम करेंगे जो पिछले दिन पेंडिंग रह गया था। तो मतलब पिछले दिन क्या पेंडिंग रह गया था? 1000 यूनिट को बनाना, इसमें आधी प्रोसेसिंग हो गई थी, आधी रह गई, तो पहले ये पूरी कंप्लीट करेंगे। तो जो क्लोजिंग WIP है वो अब जाकर क्या बनेगा हमारे लिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1000 यूनिट। अब पहले इनको कंप्लीट करी जाएगी, पहले ये 1000 यूनिट जो प्रोसेसिंग में थी पहले इनको कंप्लीट करी जाएगी, अब ये जाकर फिनिश गुड बन जाएंगे। मुझे बताओ ये कंप्लीट किस साल होगी? 1 अप्रैल 2023-24 में या पिछले साल? बताओ ये इस पर्टिकुलर पीरियड में खत्म होगी या पिछले साल 1 अप्रैल 2022-23 में, 23-24 में कंप्लीट होगी। अब मुझे बताओ जिस साल ये कंप्लीट होगी उसी साल तो बिकने को रेडी है, रेडी फॉर सेल। जिस साल यूनिट बनी कंप्लीट हुई उसी साल तो बिकेगी दोस्तों। अब ध्यान समझना, अब समझ में आया? पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या होता है? पिछले साल कुछ यूनिट हमने प्रोसेसिंग में डाली पर पिछले साल वो यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए कुछ यूनिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अब जब नया साल आ गया तो हम पिछले साल जो यूनिट अभी कंप्लीट होना बाकी थी, जिसमें कुछ यूनिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहते हैं। अब पिछले साल जो पेंडिंग है पहले वो करेंगे, देन जाकर नया काम करेंगे। इसलिए पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP होता है वो इस साल पहले ओपनिंग बनाते हैं, पहले उसको पूरा करेंगे एंड देन जाकर नई यूनिट बनाना चालू करेंगे। पिछले साल का पेंडिंग काम पहले वो करेंगे कंप्लीट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो इस साल आकर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बन जाएगा। क्लियर? यहां समझ में आ गया? अब समझते हैं कि इसको ऐड और लेस क्यों किया जाता है। एक बात बताओ, एक चीज बताइए, जो यूनिट इस साल बनी ही नहीं वो बिकेगी नहीं, वो तो उसी साल बिकेगी ना जिस साल बनी है। अब ये 1000 यूनिट इस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट ही नहीं हुई तो इसमें बिकी नहीं होगी। अच्छा मुझे बताओ इन 1000 यूनिट का जो खर्चा, मतलब कुछ यूनिट तो कुछ तो काम प्रोग्रेस में हो गया होगा, कुछ तो काम कंप्लीट कर लिया होगा इसमें। WIP का मतलब क्या है? कुछ काम हो चुका है और कुछ रह गया है, यही तो मतलब है WIP का। कुछ हो चुका है और कुछ रह गया है। मान लो इसमें 50% काम हो चुका है तो 50% खर्चा हो चुका है। मुझे बताओ 1000 यूनिट को बनाने में अगर 10,000 रुपए का खर्चा लगा चुके हैं, अभी तक 10,000 रुपए लग चुका है, तो ये यूनिट जब बेचूंगा तब वो 10,000 रुपए रिकवर करूंगा ना, जितने मैंने खर्च कर दिया इसको बनाने में। ये बताओ ये क्लियर है या नहीं? ये बात है, जिस दिन मैं ये 10,000 यूनिट बेचूंगा उस दिन पे होने वाला खर्चा रिकवर करूंगा ना, है ना? सिंपल सी बात है यार। जिस दिन आप इसको कस्टमर को बेचे जाओगे उस दिन इसकी कॉस्ट रिकवर करोगे। तो मुझे बताओ ये बिकेगी किस साल? सर इस साल बिकेगी। तो इसको 1000 यूनिट पे जो बनाने वाली अभी कॉस्ट लगी है वो किस साल रिकवर होगी? इस साल रिकवर होगी, राइट?
ये जो मैं बातें पूछ रहा हूं वो बताइए मुझे। ये 1000 यूनिट जो अभी बकाया है बनने से, अभी इसको पूरी नहीं बनी, अभी ये थोड़ी बहुत बनी है, तो जिस साल ये बिकेगी उसकी कॉस्ट उसी साल तो रिकवर करूंगा दोस्तों। सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब इस साल बिकी नहीं रही तो उसकी कॉस्ट यहां पर इंक्लूड क्यों करोगे आप? जिस साल इसको बेचोगे उसी साल इसकी कॉस्ट भी कस्टमर से चार्ज करना। यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। मैं ये थोड़ा कहूंगा कि 31 मार्च 2023 में इसकी कॉस्ट चार्ज कर दो। अरे उसमें तो कोई और यूनिट बिक रही है ना, इसकी ये तो बिक रही है, तो इसकी बनाने की कॉस्ट उस साल चार्ज करेंगे, उस साल कस्टमर से लेंगे जिस साल ये बिकेगी। तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा 10,000 रुपए का है, 1000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए का है, तो मैं इस साल के एंड में इसको ऐड करूं या हटा दूं? इस साल के एंड में बताना, मैं इस साल के एंड में इस क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को, WIP के अमाउंट को ऐड करूं या हटा दूं? हटाओ। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्यों हटा रहे क्लोजिंग स्टॉक और WIP को? क्यों? क्योंकि इस साल ये बनी नहीं है, और इस साल जब बनी नहीं तो बिकेगी नहीं। जिस साल ये बिकेगी उस साल जो कस्टमर इसको खरीदेगा उससे इसका पैसा चार्ज करूंगा। इसका मतलब जब ये क्लोजिंग स्टॉक और WIP 10,000 रुपए, अगले साल ये ओपनिंग बनेगा, तो अब मान लो इसको और सर्व करके अब ये 20,000 रुपए खर्च हो गया इसको बनाने में। 10,000 पिछले साल खर्च हुआ था, तो 10,000 अभी पूरी बन गई। अब इस साल बिकने को रेडी है, तो अब इस साल बिकेगी तो अब इस साल इसको ऐड करूंगा। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक और WIP पिछले साल ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिट अभी बनी नहीं, और बनी नहीं तो बिकेगी नहीं। जिस साल वो बिकेगी उस साल जाकर ऐड कर देना उसकी कॉस्ट को। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और WIP माइनस करा इसलिए क्योंकि ये बिकी नहीं इस साल, और इस साल बिकेगी इसलिए इसका क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा तो इधर ऐड करूंगा ये अमाउंट को। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक और WIP हम माइनस करते हैं और ओपनिंग स्टॉक और WIP हम ऐड करते हैं। क्लियर? बताइए, समझ में आ गया? क्लियर 80%। बाकी 20% क्या प्रॉब्लम है वो पूछूंगा तभी बताओगे, या ऐसे ही बता दोगे? मतलब उसके लिए कुछ लाना पड़ेगा? क्लोजिंग में आदित्य एक बात बताओ, आप एक पेन बना रहे हो, ठीक है? अब ये पेन बना नहीं, इसको पेन बनाने में लगते हैं 2 दिन। आपने अब ये पेन आधा बनाया और आधे पेन बनाने में आपके 50 रुपए खर्च हो गए, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ये पेन आपका कंप्लीट होगा, अगले साल बनेगा। इस साल के एंड में बनाना चालू करा था, साल के एंड में 31 तारीख को, और अगले 1 तारीख को ये खत्म हो जाएगा, पेन बनेगा चालू होगा, फिनिश गुड पूरा बनेगा 1 तारीख को। 2 दिन लगते हैं एक पेन बनाने में। 50 रुपए आपने इस साल खर्च करे और 50 रुपए तुम अगले साल खर्च करोगे, तब जाकर कंप्लीट होगा। अब मुझे बताओ ये पेन किस साल बेचोगे आप? अगले साल या इस साल? अगले साल बेचोगे सर, क्योंकि अगले साल जब कंप्लीट होगा तभी तो बेच पाऊंगा, जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो बेचूंगा कैसे? तो एक बात मुझे बताओ, ये पेन जो आपके 100 रुपए लगे बनाने में, पिछले साल 50 रुपए खर्च हुए क्योंकि आधा बना, और इस साल 50 रुपए खर्च हुए, पूरा बन गया। अब इस साल जब पूरा बन गया है पेन, तो इसी साल बेचोगे। तो ये जो 50 रुपए पिछले साल खर्च हुए थे, कि पिछले साल के खर्च हुए जो 50 रुपए, क्या पिछले साल कॉस्ट में ऐड कर दूं? पेन बेचूंगा अगले साल, और अगले साल सिर्फ 50 ही ऐड करूं? बताओ। हाँ, मेरा क्वेश्चन बस यही है आदित्य, ये सही समझ में आ गई तो समझ में गया। जिस साल मैं पेन बेचूंगा, जो पेन कस्टमर खरीदेगा उससे 50 रुपए चार्ज करूं या 100 रुपए चार्ज करूं? बताओ, ये बताओ बस। आपने पेन बनाया 100 रुपए, 50 रुपए आपने पिछले साल खर्च करे, 50 रुपए इस साल खर्च करे इसको पेन बनाने में। अब इस साल आप ये पेन बेचोगे,
तो इस पेन से 100 रुपए रिकवर करोगे, 50 रुपए, 100 रुपए, मतलब पिछले साल का जो 50 रुपए खर्चा है वो अगले साल जाकर ऐड करोगे ना, पिछले साल तो ऐड नहीं करोगे, सिंपल सी बात। तो पिछले साल का क्लोजिंग जो WIP है उसको आप हटा दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि उसका खर्चा आप अगले साल जाके ऐड करोगे जिस साल ये बिकेगा, इसलिए ओपनिंग जाकर वो ऐड हो जाता है, सिंपल। इसलिए ओपनिंग स्टॉक और WIP ऐड होता है क्योंकि इस साल ये कंप्लीट होके बिकेगा, और क्लोजिंग स्टॉक और WIP माइनस होगा क्योंकि पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ तो बिका नहीं, तो जिस साल बिके उस साल जाकर ऐड कर दूंगा ओपनिंग बनाकर। क्लियर है जी, समझ में आ गया। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, ये तो हो गई चलो वो 1000 यूनिट की जो अभी बने नहीं, तो मैंने ये कहा कि जो यूनिट बने नहीं वो बिके नहीं होंगे, इसलिए उसकी कॉस्ट इस साल ऐड मत करो क्योंकि वो साल बिके नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस साल जो यूनिट बिकेगी उसी साल उसकी कॉस्ट ऐड की जाएगी, सिंपल। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं अगर एक यूनिट आज बना रहा हूं और मैं इसको अगले साल बेच रहा हूं तो अगले साल जाके ऐड करूंगा इसकी कॉस्ट, चाहे आप इस साल बना रहे हो। मैंने ये पेन बनाने में 100 रुपए आज खर्च करे पर ये इस साल बिका ही नहीं, मेरा पेन इस साल बन चुका था, सुनो मेरी बात, मेरा पेन इस साल बन चुका था और बनाने में मैंने 100 रुपए खर्च करे। अरे एक बात बताओ, जब इस साल पेन बन चुका है, इस साल पेन पूरा कंप्लीट हो गया है, WIP नहीं, इस साल बन गया मेरा पेन साल के एंड तक, और 100 रुपए मैंने खर्च करे इस साल, और ये पेन मेरा इस साल बिका ही नहीं, मेरा पेन बिक रहा अगले साल, तो बताओ किस साल वो 100 रुपए चार्ज करूंगा? अगले साल ना, सिंपल सी बात है यार, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। भाई जिस साल आप प्रोडक्शन करते हो उस साल की कॉस्ट में खर्चा ऐड मत करो, जिस साल यूनिट बिकती है उस साल में ऐड करो खर्चा, क्योंकि भाई जो यूनिट वो खरीदेगा उसी से तो पैसा रिकवर करूंगा। ये पेन बनाने के आपने 5 पेन बनाए, 5 पेन बनाए 500 रुपए के, ठीक है ना, पांचों कंप्लीट हो गए, इसको बोलते हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब क्या है? वो गुड जो जिनकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो तैयार है बिकने को, कस्टमर पे जाने को, तो उसको कहते हैं फिनिश गुड। अब 5 पेन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इस पे आपने 500 रुपए खर्च करी, आपकी ये कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, अगर 5 पेन में से 4 पेन तो इस साल बिक गए और 1 पेन बिकेगा अगले साल, मतलब नेक्स्ट ईयर में 1 पेन बिकेगा और करंट ईयर में 4 पेन बिक गए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 पेन में 500 रुपए चार्ज करूं कस्टमर से? यार 4 पेन के बदले में 500 रुपए चार्ज करूं कस्टमर से? क्यों भाई? 500 तो खर्चा इस साल हुआ है ना, 500 खर्चा मैंने करंट ईयर में करा बनाने में, और मेरे करंट ईयर में 4 ही पेन बिक पाए, 500 रुपए चार्ज करूं? बताइए सर, आप बताइए। कोई भी बच्चा नहीं कहेगा 500 रुपए चार्ज करो। क्यों सर? सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। जब ये पेन 5 पेन बनाने की 500 कॉस्ट आई है ना, तो 4 पेन बनाने की 400 कॉस्ट, तो जब इस साल 4 पेन बिक रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ही तो चार्ज करोगे आप, सिर्फ 400 बनाने में खर्चा आएगा। तो मतलब ये मैटर नहीं करता सर कि जिस साल खर्चा हुआ है उस साल उसको ऐड कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल ऐड करो, ऐसा मैटर नहीं करता। जिस साल आपने पेन बनाया है 500 रुपए खर्च करे उस साल ऐड नहीं करना, उसमें से चेक करो कितने बिके, जितने बिकने को रेडी है उसकी उतनी कॉस्ट ऐड करना, बाकी हटा देना। मतलब मुझे बताओ, ये पेन बिकने को तैयार है, ये नहीं बिका, तो मतलब इस साल ये क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं होगा? मैंने क्या बोला आपको? सिंपल कहानी बताई, मैंने कहा मेरे पे 5 पेन है जिसकी कॉस्ट 500 रुपए आती है, इसमें से 4 पेन सेल हो रहे हैं, तो मैं कितना चार्ज करूंगा कॉस्ट सेल होने पे? 400 तो कॉस्ट चार्ज करूंगा, बाकी प्रॉफिट जो होगा वो अलग से चार्ज करूंगा, वो तो है ही, प्रॉफिट तो अलग से चार्ज करूंगा, पर 4 पेन के 400 रुपए ही तो कॉस्ट चार्ज करूंगा। अब मुझे बताओ, जो इस साल नहीं बिका, मतलब 1 पेन, ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है? बताओ, क्या ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है? सर ये है। क्या ये पेन पूरा बन चुका है, ये फिनिश गुड है या WIP है? सर फिनिश गुड है, इसलिए इसको नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सिंपल, इसलिए इसको नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब मुझे बताओ, जब आप टोटल कॉस्ट आपकी 500 रुपए है, क्या ये 500 रुपए कस्टमर से चार्ज करोगे? नहीं सर, इसमें से वो 100 रुपए हटा दो जो इस साल बिके नहीं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के 100 रुपए हटा दो, तो कितने ऐड करूं कस्टमर से, कितना चार्ज करूं? 400 रुपए जो पेन बिकने को रेडी है। आया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्यों करते हैं?
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस साल स्टॉक बिका ही नहीं, और जिस साल स्टॉक बिकता है उसकी कॉस्ट उसी साल कस्टमर से लेते हैं। तो इस साल जो करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा वो इस साल बिकेगा नहीं, तो इस साल उसकी कॉस्ट को हटाना पड़ेगा प्रोडक्शन में से। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 500 रुपए है, मतलब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए मैंने यहां से फिनिश गुड हटाया कि भाई जो यूनिट बिकी नहीं उसका हटा दो 100 रुपए, एंड देन जाकर जो यूनिट बिकने को तैयार है जिसको आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो यूनिट बिकने को रेडी है उसकी कॉस्ट। आया समझ में? जब आप सीओपी करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या ऐड करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, एंड देन जाकर आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ सीओजीएस। यही था क्या है? तो जब कहोगे भाई अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी मेरी 500 रुपए, आप कहोगे अच्छा इस साल कितना बच गया, आप कहोगे 100 रुपए, इस साल एक पेन बच गया जिसकी कॉस्ट 100 रुपए थी, तो कितने बिकने को रेडी है सर, 4 पेन बिकने को रेडी है, तो आप कहोगे 5 पेन की कॉस्ट बनाने की 500, एक पेन आपका बिका नहीं 4 बिक गए, तो कितनी चार्ज करोगे कॉस्ट, 400 रुपए। दैट द कॉन्सेप्ट। अच्छा ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 100 रुपए, इसको आप अगले साल ऐड करोगे, यहां पर कहोगे सर 5 पेन हमने इस साल बनाए, एक पेन पिछले साल का जो इस साल बिकने को रेडी है, और एक पेन जो नहीं बिका। समझ में आया? अब अगले साल आ जाओ, अगले साल मान लो कुछ ऐसा, सुनो अगले साल आ जाओ, मैंने इस साल 10 पेन प्रोड्यूस करे, इस साल मैंने 10 पेन बनाए, ये करंट ईयर की प्रोडक्शन है, ठीक है। इसको बनाने में कितना खर्चा हो गया, इसको बनाने में मान लो 1000 रुपए खर्च हो गए, राइट। अच्छा एक पेन जो है वो मेरा पिछले साल से आ गया, इसको बनाने में 100 रुपए खर्च हुए, जो मेरा पिछले साल का आ गया, मतलब पिछले साल का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब टोटल मेरे पास कितने पेन हो गए दोस्तों, टोटल मेरे पास हो गए 11 पेन, टोटल 11 पेन। अब एक बात बताओ, जो पेन पिछले साल बिका नहीं, बन चुका है, पिछले साल नहीं बिका, पहले उसको बेचोगे या पहले नया बना के बेच दोगे, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। पिछले साल का जो स्टॉक बच गया है पहले उसको बेचोगे या नया बनाकर बेचोगे, भाई पहले पिछले वाला स्टॉक बेचेंगे ना। तो मतलब इस 11 पेन में से अगर मैं ये कहूं कि 11 में से 8 पेन बिक गए, 8 पेन सेल हो गए, और सर 3 पेन सेल नहीं हुए, तो ये 3 पेन सेल नहीं हुए ये करंट ईयर की प्रोडक्शन में से होगा, मतलब इसमें से होगा ये, राइट। क्योंकि जो 8 पेन सेल हो गए उसमें से पहले मैं क्या बेचूंगा, पहले ये एक पेन बेचूंगा, देन जाके फिर 7 नई प्रोडक्शन में से बेचूंगा, है ना। आ रहा समझ में? इसका मतलब कि जब मैं ये कहूंगा कि मुझे बताओ सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 10 पेन की, आप कहोगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 पेन की हो गई 1000 रुपए। अब मुझे बताओ सर कोई ऐसा, ये तो करंट ईयर में जो प्रोड्यूस करा पेन उसकी कॉस्ट है, फिर आप कहोगे सर कोई ऐसा ओपनिंग स्टॉक है जो पिछले साल पेन बन चुका है पर बिका नहीं, मैंने कहा हाँ एक पेन ऐसा था जो पिछले साल बन गया था पर बिका नहीं, वो इस साल सबसे पहले बिकेंगे। आप मुझे बताओ कुछ ऐसे पेन है जो बिके नहीं, हाँ 3 पेन है जो बिके नहीं, इस साल का भी तो हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो। अब मैं कहूंगा इसमें से 3 पेन जो है वो बिके नहीं, तो इसकी कॉस्ट जो होती है 300 रुपए, वो यहां से हटा दो, जो बिका नहीं हटा दो, तो टोटल कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे, 1100 और 300 गए तो कितना आएगा 800, और वही आना था 800, 8 पेन की सेल पे 800 की कॉस्ट। आया समझ में नहीं आया बताओ, क्लियर है? आया कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WI फिनिश गुड ऐड करा, क्योंकि पिछले साल जो फिनिश गुड है वो सबसे पहले उसको बेचेंगे, और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा करंट ईयर का वो उस प्रोडक्शन में से होगा, करंट प्रोडक्शन में से, क्योंकि पहले तो ये निकाल दिया होगा 3, अब इसको माइनस कर दो 800। क्योंकि ये क्यों माइनस कर रहा है बताओ, ये क्यों माइनस कर रहा हूं मैं 3 पेन, क्योंकि ये जिस साल बिकेंगे फिर ऐड करूंगा, फिर ये यहां आ जाएगा अगले साल जाकर इस पे, फिर अगले साल की कहानी ऐसी चलता रहेगा पूरी कहानियां। ठीक है सर, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, जिस साल जो पेन बेचोगे उसकी कॉस्ट उस साल ऐड करना, सिंपल लॉजिक है। ये लॉजिक समझ गए तो ये आ गया। मान लो अगर मैंने 20 पेन बनाए, 20 पेन बनाने में 2000 रुपए की कॉस्ट आती है, इस साल में 18 पेन सेल करता हूं, ठीक है ना,
तो 18 पेन बनाने में 1800 की कॉस्ट, तो 1800 ही चार्ज करूंगा, मतलब 2000 में से मैं 200 कॉस्ट हटा दूंगा। कौन सी वाली हटाऊंगा? जो 2 पेन नहीं बिके, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। भाई ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, जो नहीं बिका पेन, और जो नहीं बिका उसकी कॉस्ट हटा दो, तो 1800 रुपए आएगी कॉस्ट जो बिक गए, मतलब 18 पेन की। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हम इसलिए हटा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो इस साल नहीं बिके, और जिस साल बिकेंगे कस्टमर से उस दिन पैसा लिया जाएगा। अब ये जो 2 पेन बच गया ना, ये 2 पेन, ये अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्यों? क्योंकि सर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मतलब पूरा बन चुका है पेन, अब बेचना है बस, नहीं बिका। जरूरी थोड़ा है कि जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा वो सारा बिक ही जाएगा इस साल, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना बिके, तो जो नहीं बिका वो अगले साल सबसे पहले बेचो। पहले ये बेचूंगा 2 पेन, ठीक है ना। उसके बाद करंट में हमने कितनी प्रोडक्शन करी, उसको बोलते हैं सीओपी, जो करंट ईयर में। मान लो आपने इस बार भी 30 पेन बना दिए, 30 पेन बनाने में आपकी कॉस्ट आई, 2 पेन बनाने की जो पहले बेचोगे 200 रुपए, और 30 पेन बनाने में 3000 रुपए, अब आपकी कॉस्ट आ गई 3200 रुपए। अब आप कहोगे करंट ईयर में टोटल मेरा खर्चा हुआ, टोटल खर्चा तो कितना हुआ? 30 पेन बनाने में 3000, ये तो 200 रुपए पिछले साल का था। अब यहां से कहोगे कि इस साल क्या पूरे बिक गए? अगर पूरे बिक गए तो माइनस मत करना, अगर 32 के 32 पेन बिक गए तो छुट्टी, खत्म, कोई माइनस नहीं। आप कहोगे नहीं सर नहीं, सिर्फ 20 ही बिके हैं, 20 पेन बिके हैं, तो कितने नहीं बिके? 18, तो जो पेन नहीं बिका फिर माइनस करो यहां से, फिर अगले साल बेचोगे, अगले साल जाके ऐड करना, ठीक है। चलिए बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, अब कुछ नहीं बचा मेरी तरफ से, सारा बता दिया मैंने आपको कि क्यों माइनस करते हैं, क्यों ऐड करते हैं। सिंपल सा एक ही लॉजिक है, अगर आप उस लॉजिक को समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जिस साल जो यूनिट बनकर बिकेगी, बन गई पर बिकी नहीं, कॉस्ट ऐड मत करना, माइनस करो, हटाओ वहां से, क्योंकि अगले साल बिकेगी तो अगले साल ही ऐड होगा। जिस साल जो यूनिट बिकेगी उसी साल उसकी कॉस्ट को ऐड किया जाएगा, जिस साल जो यूनिट बिकेगी कॉस्ट उसी साल ऐड किया जाएगा। देखिए दोस्त, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए आप, आपसे कह रहा है द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2015। बहुत पुराना क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ डाटा आपको दे रखा है, आपको ना सर क्या क्या दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आपको रॉ मटेरियल गिवन है, आपको वेजेस गिवन है, मशीन आर्क वर्कड, मशीन ने 8000 घंटे काम किया, ठीक है ना। मशीन ने कितने घंटे काम किया? 8000 घंटे, आर लिखा है ना। ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, मशीन आर रेट। अच्छा, अगर मशीन 8000 घंटे काम कर रही है तो 1 घंटे मशीन चलाने पे 4 रुपए की कॉस्ट आती है। मतलब अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो कंपनी को 1 घंटे के 4 रुपए खर्च करने होंगे मशीन चलाने के। तो मतलब अगर मशीन 1 घंटे में 4 रुपए की कॉस्ट आती है तो 8 घंटे में मशीन में कितनी कॉस्ट आएगी मशीन चलाने में? 32,000 रुपए की। दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं उसको? फैक्ट्री ओवरहेड। भाई मशीन चलाओगे ना फैक्ट्री के अंदर, 1 घंटा मशीन चलाओगे तो 4 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो 8000 घंटे की कितनी कॉस्ट आएगी? 32,000 कॉस्ट आएगी। दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड आपको दे रखा है 1.5 रुपए पर यूनिट। अच्छा मुझे बताओ, सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या हुआ है? बेचने के खर्चे। जो यूनिट क्लोजिंग स्टॉक, जो यूनिट बिका ही नहीं, क्या उसमें कभी बेचने के खर्चे हो सकते हैं? अरे जो यूनिट बिका ही नहीं, जब यूनिट बिकेगा, ऑर्डर आएगा, हाँ इतनी यूनिट बिक गई, तो उसी में तो बेचने के खर्चे करूंगा। तो भाई सेलिंग ओवरहेड अगर आपको दे रखा है 1.5 रुपए पर यूनिट, तो उन यूनिट पे कॉस्ट निकालेंगे जो यूनिट बिकने को रेडी है। जो यूनिट बिकने को रेडी ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उस पर कभी सेलिंग का खर्चा आ ही नहीं सकता।
क्योंकि वो अगले साल बिकेगी तो अगले साल सेलिंग का खर्चा होगा। राइट, समझ में आ रहा है? टोटल मैंने 5000 यूनिट बनाई, सारी बेचूंगा तब सेलिंग का खर्चा आएगा। 5 में से 4000 बेचूंगा तो 4000 रुपए सेलिंग का खर्चा आएगा। जितनी यूनिट बेचोगे उतने रुपए में ही सेलिंग का खर्चा आएगा। यूनिट आपने कितनी प्रोड्यूस करी है, देखो लिखा है 4000 यूनिट प्रोड्यूस करी है, पर नीचे क्या रहा है कि आपने यूनिट जो सोल्ड करी है 50 रुपए की एक यूनिट बेची है और 3600 यूनिट सोल्ड करी है। मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 400 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है। 4000 यूनिट बनाया था, 3600 बेची, तो मुझे बताओ ये 1.5 रुपए कितनी किस पे लगेगा, 4000 में 3600 पे, बताओ 1.5 रुपए किस पे आएगी कॉस्ट, सेलिंग की कॉस्ट, 4000 पे या 3600? सर 3600 पे आएगी या 4000 पे आएगी? बहुत बढ़िया, 3600 रुपए आएगी। क्यों? क्योंकि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं डजंट मैटर, कितनी यूनिट इस साल बेची उतने पे ही सेलिंग का खर्चा आएगा। सर आ जाओ जी, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, चैप्टर ओवर। कॉस्ट शीट, सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। मुझे बताओ रॉ मटेरियल कितने का है, 80,000 रुपए का। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस, ये कितने के हैं, 48,000 रुपए के। मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मिलकर क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। ये आ गई साहब प्राइम कॉस्ट। कितना हो जाएगा सर प्राइम कॉस्ट, 80,000 प्लस 48,000, 1,28,000 रुपए। इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालोगे, अभी बताया था मैंने आपको, बड़ा सिंपल तरीका। भाई अगर 8,000 घंटे मशीन काम कर रही है और हर एक घंटे काम कराने के मशीन की कॉस्ट आती है 4 रुपए, अगर मशीन 1 घंटा काम करेगी तो 4 रुपए खर्च होगा कंपनी का, तो कंपनी के 32,000 रुपए खर्च हो गए मशीन को 8,000 घंटे चलाने के लिए, ऐड करा जाएगा। इसके बाद इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, क्योंकि WIP का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक को WIP, क्लोजिंग स्टॉक को WIP दिया ही नहीं है, तो उस पर जब जीरो है तो यही नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, 1,60,000 रुपए। इसके बाद ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पहले से ही, कितना सर, दो कि 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। वर्क कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट, जहां पर वर्क आता है उसका मतलब क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। कितना परसेंट, 10%। मतलब ये कह रहा है 10% है फैक्ट्री कॉस्ट का, मतलब 1,60,000 का 10%। समझ में आ रहा है, यही तो है वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क कॉस्ट कहते हैं। 1,60,000 का 10% हो गया 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐड कर दो, ये आ गया 1,76,000। क्लियर है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बताओ, कितना ही नॉलेज दे दूं आपको, कितना ही आपको बहुत डीपली पढ़ा लूं, पर आपको याद ही नहीं रहती चीजें। बताना जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे, बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। बहुत बढ़िया, मतलब ये कि करंट ईयर में मैंने 4,000 यूनिट बनाई है, पता है ना आपको, अभी क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है करंट ईयर में आपने 4,000 यूनिट बनाई है। 4,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया होगा, 1,76,000 रुपए, ये मतलब है।
इसमें क्या मतलब है कि जो मैंने 4000 यूनिट बनाई करंट ईयर में, उसको बनाने की कॉस्ट 1,76,000। अब इसमें ऐड करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्वेश्चन में गिवन है ये कि 4000 यूनिट बनाई थी, जिसमें से 400 यूनिट अभी नहीं बनी, सॉरी बनी नहीं कह रहा हूं, 400 यूनिट अभी बिकी नहीं। अब मुझे बताओ 400 यूनिट अगर नहीं बिकी तो एक यूनिट कितने की बनी होगी, ये बता सकते हो उसकी कॉस्ट। अब बताओ, अगर 4000 यूनिट इतने रुपए की बनी तो ये 400 यूनिट किसमें, इसी में से तो है, ये 400 यूनिट किसमें, इसमें से तो है भाई, बताओ बताओ, है ना। ये 400 यूनिट जो नहीं बिकी वो किसमें से है, करंट ईयर के प्रोडक्शन में से। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्सेप्ट पे देखूं तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो, कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा कॉस्ट पर यूनिट, कि आज मैंने 1,76,000 खर्च करे टोटल कॉस्ट, और जिसमें 4000 यूनिट बनाई, तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया होगा, 44 रुपए। बहुत बढ़िया। तो अगर एक यूनिट बनाने में 44 रुपए का खर्चा आया, 44 रुपए पर यूनिट, तो भैया ये जो 400 यूनिट मेरी बच गई, जो ये 400 यूनिट मेरी बच गई बिकने से, इस पे कितने का खर्चा होगा बनाने का, 400 इंटू 44। तो मैं कहूंगा 17,600 रुपए हटा दू यहां से। क्यों हटा रहा हूं बताओ, अभी बताया था कॉन्सेप्ट, क्यों हटा रहा हूं बताओ, क्योंकि सर ये करंट ईयर में नहीं बिक रहा, और जो करंट ईयर में नहीं बिकता उसको करंट ईयर की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। जिस साल ये बिकेगा उस साल ऐड करूंगा। तो मैंने क्या करा, इस 4000 में से 400 यूनिट यहां से माइनस कर दी, और माइनस करने के बाद मेरे पे कितने यूनिट बच गई, 3600 यूनिट। यस, मैं यही चाहता था कि जो यूनिट मेरी बिकने को रेडी है उसकी कॉस्ट क्या होगी। 1,76,000 में से 17,600 माइनस करेंगे, 1,58,400, ये वाले मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा। अब मैं कस्टमर से कितना चार्ज करूंगा, कि कस्टमर को बोलूंगा 3600 यूनिट खरीदोगे तो इतना देना। इसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें ऐड करोगे सेलिंग ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड। कितनी यूनिट बेच रहे हो, अच्छा 3600 यूनिट बेच रहे हो, और जितनी यूनिट बेचोगे उस पर 1.5 रुपए का खर्चा आएगा। ये दे रखा था क्वेश्चन में, 3600 इंटू 1.5 दैट इज कॉल्ड 5400। अब क्या बोलते हैं इसको, 1,58,400, 1,63,800, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। और आपने यहां लिख दूं, कॉस्ट आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल अभी निकाली आपने 1,63,800। इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे और आ जाएगी क्या, सेल। सेल आपको पता है, जो 3600 यूनिट आपने बेची, हर एक यूनिट 50 रुपए की। क्वेश्चन में देखो 3600 यूनिट बेची और एक यूनिट कितने की, 50 रुपए की। तो कितने की बेच दी आपने, 1,80,000 रुपए की। तो 1,63,800 की कॉस्ट में 1,80,000 की बेचो, कितने का फायदा हो गया, माइनस करके देख लो, 16,200 का प्रॉफिट हो गया आपको। बैलेंसिंग फिगर से निकालकर 16,200 का प्रॉफिट। बताओ सर, समझ में आया। क्लियर है, यहां कॉस्ट पर यूनिट में निकाल दी, जल्दी से देखो, क्लियर, 100% क्लियर हो गया। अब इसका एक पहला वाला क्वेश्चन भी सेम है, अब इधर आ जाओ, सेम क्वेश्चन ये वाला है, घर से करके लाना, और ये हो जाना चाहिए, होमवर्क में नहीं आना चाहिए मेरे पास। रॉ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर चार्ज 9,000 रुपए, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो मशीन कितने घंटे काम करती है, 900 घंटे, और 1 घंटे की मशीन को चलाने में कितने लगते हैं, 5 रुपए। इसका मतलब कितना हो गया ये, 900 इंटू 5, 9 पंजे 45, 100 रुपए की फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क फैक्ट्री कॉस्ट का 20%, ऑफिस का कॉस्ट। कितनी यूनिट बनाई, 17,100 यूनिट बनाई, और 16,000 बेच दी, तो कितनी यूनिट पेंडिंग है, 1,100 यूनिट आपने नहीं बेची। तो इसकी कैसे निकालोगे,
1100 यूनिट जो आपकी नहीं बिकी, 17,100 यूनिट बनाने पे इतनी कॉस्ट, तो एक में कितनी, तो 1100 में निकल जाएगा। सेम कॉपी, 100% कॉपी क्वेश्चन है ये वाला, जो 13 क्वेश्चन है वो 100% कॉपी है जो अभी मैंने कराया। मैं चाहूं तो अभी करा दूं आपको ये क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं करना है, यहां से अमाउंट हटाना है और खत्म। चलो ये लो करा ही देते हैं। आ जाओ, फिर बाद में क्वेश्चन रह जाएगा, बोलोगे एक क्वेश्चन रह गया सर आपने कराया नहीं। तुम भी तो तेज हो बहुत। रॉ मटेरियल 15,000 और 9,000 डायरेक्ट वेजेस। ये लो जी 15,000 ये आ गया, 9,000 डायरेक्ट वेजेस, 24,000 रुपये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब यहां पर कितना आएगा, यहां पर कह रहा है भाई 900 घंटे काम करा था और 1 घंटे चलाने के 5 रुपये कॉस्ट आती है, तो बन गया 4500। टोटल आ गया 28,500। 20% है इस बार, बोल रहा है 20% ओवर कॉस्ट, तो हम कहेंगे भैया 20% निकाल लो इसका 28,500 का। 28,500 का 20%, 5700, 5700। तो 28,500 का प्लस करेंगे 5700 तो आ जाएगा 34,200। मतलब ये मेरी करंट ईयर की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। करंट ईयर में मैंने 17,100 यूनिट बनाई थी, करंट ईयर में इतनी। ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड दे नहीं रखा और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 1100 यूनिट। तो अगर 17,100 यूनिट बनाने में 34,200 का खर्चा, 34,200 खर्चा है 17,100 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट पे कितने का, 17,34,200 डिवाइड बाई 17,100, 2 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आती है, 2 रुपए। ठीक है, तो 17,100 यूनिट बनाई, 34,000 रुपए खर्च हुए, 17,100 यूनिट बनाई, 34,200 रुपए खर्च हो गए और एक यूनिट पे कॉस्ट निकाली तो कितना, 2 रुपए। तो मतलब जो यूनिट मेरी क्लोजिंग स्टॉक बच गई उसकी 2,200 रुपए है, और जो यूनिट मेरी बिक गई, कितनी बिकी मेरी सर, 16,000 यूनिट। कैसे निकाला, 17,100 में से 1,100 हट गए, 16,000 यूनिट आ गई, तो 16,000 यूनिट की कॉस्ट पता चल गई मुझे कितनी, 32,000 रुपए। जो यूनिट आपकी बिकी है, तो बिकने में कॉस्ट आती है देखो 0.50 पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट मेरी कितनी है, सेलिंग ओवरहेड 0.50 पर यूनिट। तो अगर मेरी 16,000 यूनिट बिकी है और हर एक यूनिट को कॉस्ट, हर एक यूनिट को बेचने में 50 पैसे की कॉस्ट आती है, तो 16,000 यूनिट को बेचने पे 8,000 की कॉस्ट आएगी। तो अगर 16 और 8 की हो गया 40,000 रुपए। टोटल कॉस्ट मेरी 40,000 रही, तो सेल कितनी करी, आप बताएगा नीचे कि एक यूनिट आपने कितने की बेची है। यूनिट सोल्ड 16,000 रुपए, 4 रुपए के रेट से, तो 16 या 64 एट द रेट 4 रुपए के रेट से बेची है, 64,000 की आपने यूनिट बेची। तो सर कितना आ गया, 14,000 रुपए। ₹24,000। लो खत्म हो गया, प्रॉफिट आ गया 24,000 रुपए, खत्म, दी एंड ऑफ द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब प्रैक्टिस क्लास चलेगी इसकी बस, आंसर देख लो आप। है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, 40,000 रुपए, 24,000 प्रॉफिट और 60,000 रुपए, 64,000 रुपए आपकी सेल आ गई। ठीक है, चलिए बाय बाय टाटा। अब इसकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी और प्रैक्टिस क्लास में तो देखो चलता रहेगा, उसमें मैं कह नहीं सकता कि कितनी क्लास लगेगी। लगभग 20 क्लास में मैं कॉस्टिंग खत्म करता हूं, 20 क्लास में हो गई है। अब एमसीक्यू की क्लास चलेगी, क्वेश्चन कराने क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे बहुत सारे, तो ये सब चलता रहेगा। अब देखेंगे कितनी क्लास वो लगानी, इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो कल से रेगुलर क्लास में हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, और ये जो कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिस क्लास है वो हम सैटरडे या संडे में किसी एक क्लास रखते चलेंगे, करते रहेंगे, रिवीजन टाइप होती रहेगी हमारी। ठीक, चलिए
प्रैक्टिस क्लास में एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एमसीक्यू भी हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम एमसीक्यू रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे धीरे धीरे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।